हाय गाइस, आई एम अक्षय भसीन एंड आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन जो है रिटन स्टेटमेंट। तो रिटन स्टेटमेंट आपको किस प्रोविजन से मिलते हैं, रिटन स्टेटमेंट होती क्या है, हमें फाइल कब करनी है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम बात करते हैं कि रिटन स्टेटमेंट आपको कहां पर मिलता है। तो रिटन स्टेटमेंट आपको सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 8 में आपको रिटन स्टेटमेंट के प्रोविजंस मिलते हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं प्रोसीजर टू फाइल रिटन स्टेटमेंट। तो रिटन स्टेटमेंट की हम बात करें, इसकी डेफिनेशन यदि हम बात करें तो रिटन स्टेटमेंट की एज सच कोई डेफिनेशन प्रिस्क्राइब की नहीं गई। हमारे कोड के अंदर रिटन स्टेटमेंट को एज सच कहीं डिफाइन नहीं किया, पर एक केस था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस यादव इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर 1982 का ये केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा रिटन स्टेटमेंट को एक इजी डेफिनेशन में बताते हुए कि रिटन स्टेटमेंट एक रिप्लाई है टू द प्लेंट फाइल्ड बाय द आपके जो प्लेंटिफ। तो जो प्लेंटिफ आपका प्लेंट फाइल करता है उसके रिप्लाई में हम जो देते हैं, जो डिफेंडेंट उसके रिप्लाई में देता है, वो होती है रिटन स्टेटमेंट। तो रिटन स्टेटमेंट की ऐसी डेफिनेशन अभी हमने बात करी, कहीं पर नहीं दिया, पर इस केस के अंदर इसको बताया गया। तो एक हम जनरल वे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिटन स्टेटमेंट है वो डिफेंडेंट की प्लीडिंग है। तो रिटन स्टेटमेंट की डेफिनेशन हमने बात करी, रिटन स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली एक रिप्लाई होता है जो डिफेंडेंट देता है किसके बिहाफ पे, जो प्लेंट आपकी प्लेंटिफ ने फाइल करी है। तो ये तो हो गया आपका मीनिंग। अब हम बात करते हैं कि कौन रिटन स्टेटमेंट आपका फाइल कर सकता है। तो देखिए, रिटन स्टेटमेंट जो है आपकी वो या तो डिफेंडेंट फाइल करेगा, और डिफेंडेंट नहीं तो डिफेंडेंट के बिहाफ पर कोई और बंदा भी आपका ये फाइल कर सकता है, उसका जो प्लीडर है, या फिर कोई ऐसा एजेंट है जो उसका प्लीडर है उसने उसको ऑथराइज किया हुआ। तो बेसिकली तीन, या तो डिफेंडेंट जो है वो खुद उसको फाइल करे, या फिर उसका जो प्लीडर है वो उसको फाइल करे, या फिर उसका कोई जो एजेंट है वो उसको फाइल करे। तो ये तो हो गया आपका कौन इसको फाइल कर सकता है। और एक चीज और होती है कि इसमें अगर सपोज कि को डिफेंडेंट्स हैं, एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं अगर, तो हर डिफेंडेंट को उस रिटन स्टेटमेंट पे साइन करना भी जरूरी है। तो ये हो गया आपका रिटन स्टेटमेंट कौन फाइल करता है। अब बात आती है कि रिटन स्टेटमेंट कब हम फाइल कर सकते हैं, कितने टाइम में हम फाइल कर सकते हैं। तो रिटन स्टेटमेंट के लिए जो टाइम हमारा कोड प्रिस्क्राइब करता है वो है 30 डेज। मतलब कि प्लेंट जो आपका जो प्लेंट फाइल करता प्लेंट फाइल करता है, उसके बाद जब समन भेजा जाता है रिगार्ड टू दी डिफेंडेंट कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे प्लेंट फाइल की गई है कोर्ट के अंदर और आप आकर अपनी रिटन स्टेटमेंट सबमिट करिए, तो उस समन के भेजने के बाद 30 दिन के भीतर आपको रिटन स्टेटमेंट फाइल करना जरूरी है, जो एक्सटेंड हो सकते हैं 90 डेज तक के लिए। अब इसके अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है शैल, कि शैल बी जो 30 डेज है उसके अंदर इसको फाइल किया, शैल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज विच इज एक्सटेंडेबल टू 90 डेज। पर यहां पर जो शैल शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो मैंडेटरी नहीं है। एक केस है जो सीपीसी का एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट केस है, वो है सलीम एडवोकेट एसोसिएशन बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का, जिसके अंदर यह कहा गया कि बिकॉज एन एब्सेंस ऑफ एनी पीनल कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब कि इस चीज की एब्सेंस है यहां पे कि अगर सपोज इस टाइम में नहीं हुआ तो कोई कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे यहां पे मेंशन नहीं किए गए हैं, तो बिकॉज ऑफ एन एब्सेंस इन दीज कॉन्सिक्वेंसेज, जो ये शैल शब्द है, द शैल वर्ड इज नॉट मैंडेटरी इन दिस ऑर्डर। तो जो हमने बात कर ली कि जो उसकी आउटर लिमिट है वो भी जो 90 डेज तक जो एक्सटेंडेबल है वो भी आपकी मैंडेटरी नहीं है। तो ये हो गया आपकी टाइम लिमिट की। और हम बात करें पर्टिकुलर्स की बात करें यदि, तो पर्टिकुलर्स जो होते हैं बेसिकली जब भी हम एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं ना, जो भी हम रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करते हैं वो एकदम केयरफुली, एकदम आर्टिस्टिकली हमें उसको फाइल करनी चाहिए। और जो भी आपके प्लीडिंग के जो भी आपके जनरल रूल्स होते हैं, जो हम प्लीडिंग्स ये जनरल रूल्स है वो मैं आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्लीडिंग्स के जनरल रूल्स होते हैं
वो सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं आपके ये जो डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट के ऊपर भी। तो ये तो हो गए आपके पर्टिकुलर्स। अब जो मेन पार्ट है वो है स्पेशल रूल्स टू डिफेंस, मतलब कि रिटन स्टेटमेंट फाइल करते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जो आपके ऑर्डर 8 के अंदर फर्दर रूल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में जो आपके दिए गए हैं वो सारे के सारे आपके रूल्स दिए गए हैं कि भाई हमें अगर रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी है, रिटन स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइल करनी है। तो पहली चीज हम ध्यान में रखते हैं, दैट इज द रूल 2, जो हमें बताता है वो ये बताता है कि हमें उसमें न्यू फैक्ट्स हैं जो आपके, और जो आपका स्यूट है वो मेंटेनेबल है या नहीं। हम उसमें सिंस हम डिफेंडेंट है तो हम तो यही कहेंगे कि ये जो आपका स्यूट है ये मेंटेनेबल नहीं है, और जो इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन है वो वॉइड है या वो वॉइडेबल है। तो जो भी न्यू फैक्ट्स हैं, जो भी न्यू ग्राउंड्स हैं, जो भी आपके डिनायल है वो उसके अंदर आपके मेंशन होना चाहिए है। और ये आपका रूल 2 है ऑर्डर 8 का, जो हमें बताता है, जिसको एक केस है गवर्न भी करता हुआ है, भगत सिंह वर्सेस जसवंत सिंह, AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है जिसके अंदर ये चीज बताई गई है। और आपका सेकंड जो हम बात करेंगे दैट इज रूल 3। रूल 3 आपका ये कहता है कि जो डिनायल होता है ना आपका, कि अगर सिंस मैं डिफेंडेंट हूं, जो प्लेंटिफ है उसने जो प्लेंट फाइल करी है उसने अपने फैक्ट्स मेंशन करके दिए हैं। सिंस प्लेंट के अंदर सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, कोई एविडेंस नहीं होता, तो उन फैक्ट्स को हम डिनाई कर रहे हैं इसमें, ऑब्वियस सी बात है। तो जो हमारा डिनायल होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, और जरूरी नहीं होता कि सिर्फ आपने एक चीज बोल दी कि ये चीज जो है वो मैं डिनाई करता हूं। सपोज मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि किसी ने आपके ऊपर एक सूट फाइल करा कि इसने मेरे से 50 लाख रुपए लिए थे, और मैं उस चीज को मना कर रहा हूं कि जी मैंने तो 50 लाख रुपए नहीं लिए। उतना इनफ नहीं होता है, आपको स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन करनी है कि जी मैंने उससे 50 लाख नहीं लिए, ना ही मैंने उसका कोई हिस्सा लिया है, मतलब मैंने उसका पार्ट भी नहीं लिया है, ना ही मैंने उसका 1 पार्ट, मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो जो भी आप उस चीज में डिनाइल कर रहे हैं वो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। और इस डिनाइल को आगे गवर्न करता है आपका रूल 4, और रूल 5 भी आपके इसमें गवर्न करता है। रूल 4 ये कहता है आपका कि जो डिनाइल होता है ना वो एकदम वेग और इवेसिव नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, जो भी आप डिनाइल कर रहे हैं, जो भी आप वहां पे एलिगेशंस को आप उसमें डिनाई कर रहे हैं, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, इवेसिवली और जनरली और वेग नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि वो चीज जो आप डिनाई कर रहे हो वो अब्सर्ड है। तो ये जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया वो बिल्कुल इस पे एप्ट है, और इसका एक केस है जो आपके रूल 3 और रूल 4 को कंप्लाई करने में हेल्प करता है। वो है बादत एंड कॉर्पोरेशन वर्सेस ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी 1964 का ये केस है, जो आपके रूल 3 और रूल 4 को एक सपोर्ट करता है। तो ये हो गया आपका कि जो डिनाइल होता है वो आपका एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, और एकदम क्लियर होना चाहिए जो आप चीज उसमें डिनाई कर रहे हैं। कहीं पर भी कुछ भी ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए जो समझ में ना आए, जो अब्सर्ड हो जाए, जो वेग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं ऑर्डर 8 की रूल 5 की। रूल 5 देखिए जी, सिंपल सी बात ये कहता है कि एवरी एलिगेशन, जो भी आपके फैक्ट्स में जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं प्लेंट ने, अगर वो आप डिनाई नहीं करते, देखिए होता क्या है कि जो प्लेंट फाइल होती है, यूजुअली प्लेंट जो होती है वो डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिफाइंड आपकी ड्राफ्ट होती है। जैसे कि अगर मैं प्लेंटिफ हूं, जो मैंने अपनी प्लेंट फाइल करूंगा वो यूजुअली पैराग्राफ्स में डिवाइड होती है। पैरा 1 में कि ये दैट जो डिफेंडेंट है इसने मेरे से इतने पैसे लिए, फिर दैट सेकंड पैराग्राफ की इसने मेरे से पैसे इस तारीख को लिए, फिर थर्ड पैराग्राफ, हर फैक्ट को एक अलग अलग डिवाइड करा होता है। तो जब अलग अलग फैक्ट्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, तो डिफेंडेंट का काम यह होता है अपनी रिटन स्टेटमेंट में कि वो पर पैराग्राफ एक एक चीज को डिनाई करे कि एज मेंशन्ड इन दिस पैराग्राफ आई डिनाई दिस, आई डिनाई, जो भी उसने मेंशन करा है सेकंड पैराग्राफ में, आई डिनाई दिस जो मैं मेंशन करा है थर्ड पैराग्राफ में। तो रूल 5 हमारा ये कहता है कि यदि सच ऐसा कुछ होता है जिसके अंदर जो फैक्ट्स प्लेंट में मेंशन करे गए हैं और डिफेंडेंट उसको डिनाई नहीं कर रहा, तो कोर्ट ये कहेगा कि जी वो एडमिट कर रहा है, वो एडमिशन कर रहा है उस सारे फैक्ट्स का, अगर उसने उस चीज को डिनाई नहीं करा है। तो ये हो गया आपका रूल 5। अब हम बात करते हैं रूल 7 की। रूल 7 ये कहता है कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे हम सेवरल ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस लेते हैं,
या फिर हम सेट ऑफ करते हैं, या फिर हम काउंटर क्लेम भी करते हैं सेवरल ग्राउंड, तो उसके अंदर ना सारे के सारे जितने भी आप डिफेंसेस ले रहे हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्टली और सेपरेटली मेंशन होने चाहिए आपके रिटन स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, ये इसलिए होता है ताकि एक एक चीज क्लियर रहे कि आप क्या क्या क्लेम करना चाह रहे हैं, आप क्या क्या अपने डिफेंस रखना चाह रहे हैं। तो ये हो गया आपका रूल 7। अब हम बात करते हैं रूल 8 की। वो रूल 8 हमारा जो है वो कहता है कि न्यू ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस। यदि आप सपोज कोई न्यू ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस लेके आना चाहते हैं और वो न्यू ग्राउंड्स आपके इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होने के बाद, या फिर आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट होने के बाद, या फिर सेट ऑफ या इसके होने के बाद आप अगर कोई न्यू ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस लेके आते हैं, वो आप रेस कर सकते हैं। कौन रेस करेगा? डिफेंडेंट रेस करेगा। ये आपका मेंशन किया गया है रूल 8 के अंदर, और इसको आपको सपोर्ट करता है एक केस आपका SK अब्दुल सत्तर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 का ये केस है, जिसमें ये चीज आपको कहती है कि न्यू ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस, और आपको ये क्लियरली प्रोविजन आपका रूल 8 ऑर्डर 8 के अंदर ये मेंशन किया गया है। और इसके बाद हम रूल 9 की बात करें तो ये कहता है कि जी जब रिटन स्टेटमेंट फाइल हो जाती है ना, तो उसके बाद कोई नई प्लीडिंग आप नहीं दे सकते हैं। अगर एक बार आपने रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी है, रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के बाद आप दोबारा से नई चीज नई रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकते हैं। आप उसमें एप्लीकेशन लगा के कुछ एक्स्ट्रा ग्राउंड्स हैं जो हमारा रूल 8 हमें बताता है, वो आप उसमें दे सकते हैं। और एक लास्ट हम इसमें बात करेंगे, दैट इज द रूल 10। रूल 10 आपका कहता है कि अगर सपोज जो आपका डिफेंडेंट है वो रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंट करने में फेल कर हो जाता है विद इन दी टाइम प्रिस्क्राइब, जो टाइम हमें कोर्ट प्रिस्क्राइब करता है, जैसे यूजुअली तो 30 डेज हमें दिया गया है और जो एक्सटेंडेबल है 90 डेज के लिए। एक इसमें पार्ट मेंशन कर दिया है, बट ऑल्दो जो हमारा इसके सलीम एडवोकेट केस है वो इस पे भी गवर्न करता है। तो ये कहता है कि सपोज अगर जो रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट फाइल करना भूल जाता है या रह जाता है या फेल हो जाता है, तो उस केस के अंदर एक्स पार्टे डिसीजन भी कोर्ट दे सकता है, उसके खिलाफ रिवर्स ऑर्डर जारी हो जाता है। मतलब कि उसे आप एक्स पार्टे डिसीजन कोर्ट दे सकता है, या फिर कोई भी और तरीके का ऑर्डर जो कोर्ट को ठीक लगता है तो कोर्ट वो भी दे सकता है। तो ये आपकी थी रिटन स्टेटमेंट। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ एनी डाउट, अगर कुछ इसमें रह जाता है, कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया है, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि ये पॉइंट और इसमें आ सकता था, या कोई ऐसा केस, तो आई एम ओपन फॉर सजेशंस। आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो सारे के सारे चीजें आप बता सकते हैं। थैंक यू।